नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिप्रसाद। स्वागत है आप सभी का सौम्य लॉ स्टडी में। और आज हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 2 की जो परिभाषाएं हैं उनको याद कैसे करें। साथियों, उनको याद करना ज़रूरी है। यदि आप राजस्थान जुडिशरी की या अन्य किसी भी स्टेट की जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप न्यायिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित करना चाहते हैं या विधि के क्षेत्र में जो है आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है धारा 2 सीआरपीसी की परिभाषाएं, कौन से क्लोज में कौन सी परिभाषाएं हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, जहाँ भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, उनमें डेफिनेशन क्लोज से क्वेश्चन आना तय है। यानी कि आज के जो लेक्चर है ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए किस प्रकार से हम परिभाषाओं को याद करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल कितनी परिभाषाएं हैं? तो इसमें उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की अंग्रेजी में लेटर होते हैं। यानी कि अंग्रेजी की ABCD में कितने लेटर होते हैं? तो सबको पता है कि ABCD में 26 लेटर होते हैं। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि CRPC में परिभाषा में जो है परिभाषा भी 26 ही है। अब तक जो है CRPC में जो है 26 डेफिनेशन है। लेकिन याद ये रखना है कि ABCD का यहाँ कौन सा अक्षर गायब है, क्योंकि जो 1973 की जो CRPC थी, जो मूल CRPC थी, उसमें केवल 25 ही परिभाषाएं थी। एक परिभाषा नहीं थी, एक परिभाषा बाद में जोड़ी गई है। ये परिभाषा कब जोड़ी गई है? तो ये एक परिभाषा जोड़ी गई है आपके 2008 के अमेंडमेंट में। अब उन परिभाषाओं में, मूल परिभाषा में 25 ही परिभाषा थी, इसलिए अंग्रेजी का जो लास्ट का लेटर है जेड, वो आपको इस परिभाषा में कहीं भी नहीं मिलेगा, गायब है। अर्थात किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है और वहाँ ऑप्शन में जेड आता है, तो उसको तो पहले ही आप क्रॉस कर देना उस ऑप्शन को, तो क्योंकि जेड परिभाषा में है ही नहीं कहीं भी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब बात आती है कि फिर 25 से तो 26 कैसे हुई? एक कौन सा अक्षर जोड़ा गया? तो एक जो है एक नई परिभाषा जोड़ी गई है, WA, बै कै जोड़ा गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस नई परिभाषा में बै कै जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 2008 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया, हिंदी में कहते हैं जिसको पीड़ित, इंग्लिश में कहते हैं विक्टिम, वो परिभाषा में जोड़ा। तो सबसे पहली परिभाषा आपको ये याद हो जाएगी, पीड़ित। इसको आहत भी कहते हैं, आप इससे कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले जो है आपकी WA की परिभाषा 2008 के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। ये मूल CRPC में नहीं है, एक नई परिभाषा है जो WA में आती है। तो आपको एक परिभाषा का अल्फाबेट क्लियर हो गया। पीड़ित, आहत, विक्टिम की परिभाषा कहाँ है? तो विक्टिम की परिभाषा WA, बै कै में है। ये आप इस तरीके से आपने समझ लिया तो ये आहत पीड़ित की परिभाषा कभी भी नहीं भूलोगे आप। फिर अब बाकी की परिभाषाओं की हम बात करते हैं। तो बाकी की परिभाषाओं में शुरू की परिभाषाओं के लिए एक छोटी सी स्टोरी आप याद करो। स्टोरी क्या? सिंपल स्टोरी है कि आप एडवोकेट हो, बिल्कुल आपने LLB कर ली तो आप वकील हो ही। अगर आप LLB के स्टूडेंट हो तो आप भावी वकील हो। तो आप वकील बन गए। आपको सपोज ये करना है कि आपके पास एक क्लाइंट आया। अब आपके पास एक क्लाइंट आया कि मेरे भाई की जमानत करानी है। तो सबसे पहले आपको क्या देखेंगे? अगर मान लो आपके पास एक क्लाइंट आता है कि मेरे भाई की जमानत करानी है, तो आप देखोगे क्या? आप ये देखोगे
कि मामला जमानतीय है या अजमानतीय है, मामला बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो सबसे पहले क्या देखोगे आप, जमानतीय अजमानतीय कहाँ देखोगे, सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में देखोगे जमानतीय या अजमानतीय। तो आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, मामला क्या है, जमानतीय है या अजमानतीय। तो ये परिभाषा कहाँ मिलेगी, सबसे स्टार्टिंग में आते ही आप क्लाइंट को क्या देखोगे, जमानतीय अजमानतीय। तो जमानतीय परिभाषा बेलेबल की डेफिनेशन पहली परिभाषा 2A में है। कहाँ है, 2A में, 2K में जमानतीय की परिभाषा है। अब आपने ये देख लिया जमानतीय है या अजमानतीय है, कोर्ट में आपने बेल एप्लीकेशन, बेल की बात कर रहे हैं, कोर्ट में आपने बेल एप्लीकेशन लगा दी, बेल भी हो गई उस व्यक्ति की, और बेलेबल है तो वैसे ही आपने जमानत मुचल के पेश कर दी, बेल हो गई। अब बेल होने के बाद में कोर्ट क्या करेगी, उसके आरोप लगाएगी, उसके चार्ज लगाएगी। तो दूसरी परिभाषा 2B में 2K में किसकी है, आरोप की, चार्ज की है। ठीक है, तो यहां पे आरोप लगा दिया गया है। लेकिन आपको यहां ये याद करना है कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, चाहे मामला नॉन बेलेबल हो या बेलेबल हो, उस घटना को याद करना चार्ज लगाने के बाद आपको कि चार्ज लग गया। अब आपको ये देखना है कि व्यक्ति क्लाइंट अपने पास क्यों आया, क्योंकि जमानत कराने के लिए। जमानत कराने का मतलब गिरफ्तार तो हुआ है व्यक्ति, तो गिरफ्तार हुआ है इसका मतलब मामला कैसा था, संज्ञेय था। तो 2C में तीसरी परिभाषा किसकी आएगी, संज्ञेय की, कोग्निजेबल की। मामला संज्ञेय था इसलिए गिरफ्तार हुआ, ये घटना आपको याद करनी है। तो संज्ञेय की परिभाषा आपको बड़ी आसानी से याद हो गई। लेकिन संज्ञेय के साथ में ही असंज्ञेय की परिभाषा भी याद कर लो। संज्ञेय की 2C में है, तो असंज्ञेय की परिभाषा कहाँ है, तो असंज्ञेय की परिभाषा भी याद कर लो। 2L या 2ठ में असंज्ञेय की परिभाषा है। तो ये दूसरी परिभाषा, यहाँ पे असंज्ञेय वाली परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है 2D में। 2D में अब आपको यह ध्यान रखना है कि 2D में किसकी परिभाषा है। तो 2D में परिवाद की परिभाषा है, तो 2D से परिवाद है। यहां ध्यान रखना, परिवाद लास्ट का क्या रहा है, द किससे बना, D से। तो 2D में परिवाद की परिभाषा है। परिवाद कहाँ लगाएंगे, परिवाद कहाँ लगाएंगे, परिवाद कहाँ लगाते हैं, पुलिस थाने में तो FIR लगती है, परिवाद कहाँ लगता है, कोर्ट में, न्यायालय में। तो यहाँ न्यायालय नहीं है किसी भी परिभाषा में, तो यहाँ क्या है, हाई कोर्ट। यहाँ पे याद रख लेना, ये हाई कोर्ट है। ये 2E में उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, सारे ही उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो वो भारत में है। 2F की परिभाषा आपको याद हो जाएगी कि सारे हाई कोर्ट कहाँ है, वो भारत में है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं याद करने का एक अलग तरीका था। अब कुछ परिभाषाएं ऐसी है जो उसके फर्स्ट लेटर से याद करनी है, कुछ परिभाषाएं ऐसी है जो उनके फर्स्ट लेटर से याद करनी है। कैसे कैसे, जैसे अपन ले लेते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट, रिपोर्ट फॉर आर, रिपोर्ट फॉर आर। तो रिपोर्ट की परिभाषा, पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा कहाँ मिलेगी, तो आर फॉर रिपोर्ट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा 2R में है। तो ये याद रखना आप कि आर फॉर रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। फिर आता है ऑफिसर इंचार्ज। कोई भी ऑफिसर नहीं है, यहाँ कौन सा ऑफिसर है, पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी। पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी ऑफिसर है, तो ऑफिसर की परिभाषा कहाँ मिलेगी, पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी की परिभाषा 2O में है। यहाँ ऑफिसर से O, पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज, पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी, अधिकारी मतलब ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब O में इसकी परिभाषा मिलेगी।
तो ये देखो, तो ये परिभाषाएं हम कैसे याद करें ये हमने देखा। एक चीज देखनी है आपको, अपराध। अपराध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफेंस। अपराध की परिभाषा कहाँ मिलेगी? तो क्या कहते हैं अपराध को? ऑफेंस। थोड़ा सा ऐसे पढ़ना है इसको, ऑफेंस। इसमें एन पे जोर डालना पढ़ते वक्त, ऑफेंस। तो ये एन में जो है, टू एन में अपराध की परिभाषा आपको मिलेगी। तो यहाँ पे दो एन में मतलब ऑफेंस, तो एन आ रहा है यहाँ पे, तो टू एन में ऑफेंस यानी कि अपराध की परिभाषा आपको मिलेगी। तो इस प्रकार अपराध की परिभाषा आ गई। एक मेट्रोपॉलिटन एरियाज, महानगर को एक अलग से आप आइडेंटिफाई करते हुए याद ध्यान रखना है, 2K में। महानगर कहाँ मिलेगा? तो महानगर 2K में मिलेगा। तो ये महानगर की परिभाषा भी याद हो गई। एक चीज आती है कि आपके मन में क्वेश्चन उठता, जांच की परिभाषा कहाँ होगी? तो जांच में वैसे अपन देखें तो जांच में लास्ट में आ रहा है च, लेकिन च में भारत की परिभाषा है, इसलिए आपको जांच को थोड़ा ऐसा पढ़ेंगे, जांच है। तो 6 छत्ते में जांच की परिभाषा है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि जांच कौन करता है? कोर्ट। लेकिन पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन। तो जांच के अगला जो अक्षर है जांच का, वो आएगा अन्वेषण। अन्वेषण 2H में अन्वेषण, और इसमें जैसे जांच में अन्वेषण है। तो इस प्रकार ये परिभाषाएं आपको याद हो गई। अब कुछ परिभाषाओं को आपको डायरेक्ट याद करना है। डायरेक्ट याद करना है कि कुछ ट्रिक से याद कर लेते हैं और कुछ परिभाषाओं को अपन डायरेक्ट याद कर लेंगे, तो वो याद करना आपका इजी हो जाएगा। जैसे झ में है न्यायिक कार्रवाई, न्यायिक कार्यवाही, ठीक है। और सम्मन और वारंट की जो परिभाषा है, सम्मन मामले और वारंट मामले, सम्मन मामले और वारंट मामले की परिभाषा कैसे है? तो आपने देखा होगा कि आपको याद रखना है कहाँ कहाँ है सम्मन मामले और वारंट मामले की परिभाषा। तो सबसे पहले कौन सी है? तो यहां याद रखना W फॉर वारंट मामला होता है, लेकिन W का रिवर्स करना, उसको उल्टा करना, क्योंकि जहां W है वहां वारंट मामला होता है, लेकिन वहां वारंट मामला नहीं है। सबसे पहला छोटा अपराध होता है सम्मन मामला, तो W में आपको उल्टा करके वारंट मामले का उल्टा हो गया सम्मन मामला, तो W में क्या आ जाएगा? सम्मन मामले। ये याद रखना। आप याद क्या रखना है कि W फॉर वारंट मामला होगा, W से वारंट बनता है, लेकिन W में वारंट नहीं है, W में क्या है? सम्मन मामला। अब अपन ने क्या करा, यहां पे W का उल्टा है, यहां पे सम्मन मामला, तो अपन ने क्या करा यहां क्रॉस का मतलब हो गया X, और X में क्या है? वारंट मामला। आपको याद रखना कि W को उल्टा करना है, W से वारंट मामला, लेकिन अपने को याद रखना कि W में नहीं है, तो अपन उसको क्या करेंगे? उल्टा कर दिया। इसका मतलब यहाँ W में क्या है? वारंट मामले का उल्टा सम्मन मामला। अपन ने ये क्या किया? उल्टा का मतलब यहाँ X का साइन बन रहा है और X का साइन बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वारंट मामला। तो 2X में वारंट मामले, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई। बाकी की परिभाषाओं को हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, और अंतिम परिभाषा को आपको याद करना है कि अंतिम परिभाषा कौन सी है? ऐसे शब्द जो सीआरपीसी में प्रयुक्त तो है, काम में तो लिए गए हैं, लेकिन परिभाषित नहीं है, तो उन शब्दों की परिभाषा वही ली जाएगी जो आईपीसी में है। तो ऐसे कौन सी है? तो सबसे लास्ट क्या है? जेड गायब है, तो लास्ट में क्या है? वाई। तो 2Y में क्या है? जो सीआरपीसी में प्रयुक्त है लेकिन परिभाषित नहीं है। कहां परिभाषित है? आईपीसी में।
उनका वही अर्थ लिया जाएगा। तो ये लास्ट y भी आपको याद हो गया। तो ये लगभग मतलब सारी परिभाषाएं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, उस ट्रिक से अपने को याद हो गया। और ये याद करने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखते रहना, तो भी जो है आपको याद आसानी से हो जाएगा। अब कुछ परिभाषाएं आपको जो है छूटी है, उनको आप डायरेक्ट याद कर लोगे। 2s में क्या है, 2t में क्या है, 2u में क्या है। देखना है कि 2q में क्या है, क्योंकि लीडर से देखते हैं अपन। p से क्या आएगा, p से प्लेस, ये याद रखना। p फॉर प्लेस यानी कि स्थान की परिभाषा कहाँ है, तो स्थान की परिभाषा p में है। p का उल्टा क्या होता है, p का उल्टा q होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि प्लीडर की परिभाषा 2q में है। और आपको ये ध्यान रखना कि प्लीडर जैसा ही काम सरकार की तरफ से कौन करता है, प्राइवेट वकील प्लीडर के जैसे काम करता है, तो वो, और सरकार की तरफ से काम कौन करता है, तो सरकार की तरफ से अभियोजन कौन करता है, सरकार की तरफ से प्लीडिंग कौन करता है, तो यू में मतलब लोक अभियोजक जो है, लोक अभियोजक आएगा। लोक अभियोजक की परिभाषा कहाँ है, तो 2q में लोक अभियोजक की परिभाषा है। तो विहित कहाँ है, प्रेस्क्राइब्ड, वो 2tn में विहित की परिभाषा है। और एक महत्वपूर्ण परिभाषा अपनी छूट गई थी, जो केवल अल्फाबेटिक से होती है, S फॉर स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन की परिभाषा कहाँ है, तो 2s में पुलिस स्टेशन की परिभाषा है। तो ये लगभग सारी परिभाषाएं आ गई है। तो ये आपको याद करने के लिए देखिए, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग याद करने का तरीका होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी तरीके से आप याद करो, लेकिन हो सकता है आपको ये तरीका अच्छा लगे, इसलिए कुछ ट्रिकी होता है। क्या होता है कि आप 1 2 3 4 5 ऐसे याद करते हो, 2a में क्या, 2b में क्या, 2c में क्या है, 2d में क्या है, तो इसमें अपन भूल जाते हैं कई बार। और आप डायरेक्ट याद करोगे कि 2r में क्या है, पुलिस रिपोर्ट, 2s में क्या है, पुलिस स्टेशन, इस प्रकार 2u में क्या है, लोक अभियोजक, तो आप कभी नहीं भूलोगे। 2d में क्या है, परिवाद। यानी कि इनकी जो आप अलग अलग परिभाषाओं को याद करोगे ना, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। और अगर आपने सीक्वेंस में याद किया ABCD, तो एक परिभाषा गायब, सारा सिस्टम गायब, और सब भूल जाओगे। इसलिए यह तरीका आपको मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा। और आपको जो है परिभाषाएं कैसे याद करनी है, हर कंपटीशन में परिभाषाओं से डेफिनेट क्वेश्चन आता है। इसलिए इस वीडियो को जो है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके मित्रों में शेयर करें जो कानून की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको। और इस चैनल सौम्या लॉ स्टडी को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक कानून के अध्याय के साथ में।